यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जो कि जिसका नोटिस अभी आ चुका है और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं जो 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी एग्ज़ाम जो है आपकी नवंबर और दिसंबर 2020 में रहने वाली है। तो आप सभी को बता दें, अगर आप भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले 2023-24 में भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। साथियों आप सभी को बता दें, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस बार एक ही बार कंडक्ट हो रहा है, वैसे साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स इसमें 150 प्लस आपके 150 मार्क्स का पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चन इसमें पेडागोगी बेस्ड होते हैं। तो आपके जो 15 क्वेश्चन पेडागोगी के बेस्ड हैं उनको मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ। लगभग 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको कराऊँगा। बाकी आपके जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनके पेपर्स मैंने आपको लगभग 35 पेपर प्राइमरी और जूनियर लेवल के चैनल पर करा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो पेडागोगी के टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, जो कि आपके केवीएस में, DSSB में, और ख़ास तौर पर ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्लासेज लेते रहिएगा। आपका सीटेट 100% 120 प्लस के कम से कम स्कोर पर आपका स्कोर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न है, देखिए इससे पहले जो भी 10 प्रश्न है वो मैंने आपको करा दिए हैं, चैनल पर डाले हुए हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए गणित पढ़ाने की बात करें तो उच्च प्राथमिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर, जिसको बोलते हैं 1st to 5th, मतलब प्राइमरी का जो टीचर होता है पहली से क्लास में, और एक होता है नर्सरी टीचर होता है, जो कि आपका LKG UKG नर्सरी वगैरह को पढ़ाता है। और उसके बाद 1st to 5th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए प्राइमरी प्राथमिक कक्षा का टीचर होता है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर जो कि 6 से 8 की क्लास की, और उसके बाद माध्यमिक स्तर पर आपका 9th और 10th की क्लास हो जाती है, और उच्चतर माध्यमिक स्तर जो होता है वो आपका 11th-12th होता है। तो आपका यहाँ पर बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 6 to 8, 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने की बात कर रही है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो विधियों की बात करें, देखिए प्रदर्शन विधि सबसे पहले है। प्रदर्शन विधि जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन मेथड, यानी कि आप चीज़ों को दिखा के आप वहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी है व्याख्यान विधि, आप एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को। कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उस पर लेक्चर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपकी व्याख्यान विधि होगी। गतिविधि आधारित अधिगम क्या होता है। देखिए सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो आप जो सीखना है वो गतिविधि के आधार पर कर रहे हैं या समस्या समाधान विधि के आधार पर। तो अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो जब भी हम गणित पढ़ाते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो वो कराते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, यानी कि समस्या समाधान विधि के द्वारा। किस विधि से? समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का हम यूज करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान सबसे अधिक उपयुक्त विधि है। इसके अंतर्गत पहले समस्या और फिर उनके समाधान के द्वारा गणित को पढ़ाया जाता है। इसके भी 5 चरण होते हैं, उसको छोड़िए। देखिए जो समस्या है सबसे पहले उसका हम निदान करते हैं। क्या करते हैं? निदान करते हैं, निदानात्मक करते हैं। फिर उसके बाद हम उपचार करने की प्रयास करते हैं। तो कोई भी अगर समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले हम उसे डायग्नोज करेंगे, फिर उसके लिए हम रेमेडी देने का प्रयास करते हैं, यानी कि निदान करने के पश्चात आपको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। और ऐसी विधि जिसमें आप डायग्नोज करने के बाद रेमेडी देने का प्रयास करते हैं, निदान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। देखिए वही 6, 7, 8 के लिए बात कर रहे हैं। 6, 7, 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। एक समस्या को कई बार हल करना,
कोई एक समस्या है उसे कई बार हल करने का प्रयास करें। किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना या सूत्रों को याद कराना। शिक्षक बोर्डों पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। देखिए, कभी भी आप सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की बात करें, चाहे वो ईबीएस में हो, मैथमेटिक्स में हो, या फिर आपका इंग्लिश हिंदी किसी में भी हो, नॉर्मल सीडीपी में भी हो, तो वहाँ पर आप कभी भी नकल करने का अनुकरण करने का प्रयास कभी नहीं करते। इमिटेट को आप कभी भी कॉपी करने को आप कभी भी बल नहीं देंगे। क्लियर है? तो जब भी जो शिक्षक बोर्ड पर लिखता है उसका आप एक तरीके से जो आप इमिटेट करने का प्रयास करेंगे वो कभी भी सीडीपी में सही नहीं माना जाता है। आप कभी भी रोट लर्निंग को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि याद करने को फॉलो नहीं करेंगे कि सूत्र आपको दे दिए, आपको उनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। रटने पर एनसीएफ भी विरोध करता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप बच्चे को एक अन्वेषणकर्ता, एक खोजी के रूप में देखना चाहोगे, ना कि रोट मेमोराइजेशन के फॉर्म में। क्लियर है? तो आप रोट मेमोराइजेशन के फॉर्म में आप उसको नहीं देखोगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही निपट गए। एक समस्या को कई बार हल करना, आप प्रैक्टिस थोड़ी कराओगे बच्चे को। प्रैक्टिस कराने का प्रयास बाद की चीज़ होती है, लेकिन आप अधिगम करा रहे हो तो सबसे अधिक है कि आप उसे एक अन्वेषण करता, जो कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से कहता है कि आप बच्चे को एक अन्वेषण करता, खोजी के रूप में देखिए। आप उसे आगमन विधि का प्रयोग कराइए। आप उसे किस विधि का प्रयोग कराइए? आगमन विधि का प्रयोग कराइए। आप उसे विश्लेषण विधि का प्रयोग कराइए, जिससे कि वो एक खोजी बन सके, वो एक अन्वेषणकर्ता बन सके, इन्वेंशन कर सके। तो किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के अवसरों की खोज करना, विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये उसके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि दे रखा है। क्या है प्रश्न? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। देखिए, वही बात की उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6, 7, 8 के लिए, 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोगी होने वाली पूछताछ की रणनीति। देखिए, तो ऑप्शन फर्स्ट है, को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। देखिए, अगर कोई भी बच्चा उत्तर देने में असमर्थ है तो आप उसे हतोत्साहित करने का कार्य कभी नहीं करेंगे। आप उसे हमेशा प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, उसके अंदर ईगरनेस लाने का प्रयास करेंगे, उत्सुकता को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। तो कभी भी उच्च प्राथमिक स्तर का एक अधिगम करता है तो आप उसे क्या नहीं करेंगे? असमर्थ व्यक्ति के रूप में, असमर्थ एक विद्यार्थी के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में नहीं देखेंगे। आप उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, आप उसे समर्थ मानेंगे, आप उसे सभी के बराबर मान के चलेंगे, तभी वो सीख पाएगा। और हाँ, नीच भावना दिखाना, हीनता को दिखाना, ये सभी भी, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके सीडीपी में एक तरीके से गलत माने जाते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत ही हो गया। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। देखिए, कोलाहलपूर्ण का मतलब, इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। इस वर्ड को बोलते हैं फ्यूरोर, FURORE। फ्यूरोर इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है जिसका मतलब होता है कोलाहल करना, शोरगुल मचा देना एक तरीके से। तो कक्षा को शोरगुल बनाती है, कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अधिगम करते हैं। ठीक, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे भाई। ठीक, उनको व्यस्त थोड़ी करेंगे। बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। आप कभी भी बच्चे को मजबूर नहीं करेंगे, उनके बीच में कभी भी तनाव पैदा नहीं करेंगे, कभी भी मजबूर नहीं करेंगे, कभी भी तनाव नहीं पैदा नहीं करेंगे। एक तरीके से आप अपनी क्लास के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप से उन्हें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देश ही नहीं बल्कि क्लास के अंदर भी आप एक प्रजातंत्र का एक फॉर्मेट बनाने का प्रयास करेंगे, जहां वो बेझिझक अपनी कठिनाइयों को, अपने पॉइंट्स को पूछ सकें। क्लियर है? चलिए, अगला ऑप्शन है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप आलोचनात्मक रूप से उन्हें उनकी समझ व्यक्त करने में, उनके जो आइडियाज़ हैं उन विचारों को व्यक्त करने में, उनकी सोचने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाई दे रहा है इन सभी विकल्पों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है।
अब क्षेत्रफल मापन सिखाया होगा, हो सकता है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, किसी ना किसी का सिखाया होगा। क्लियर। अब बच्चा था 8th क्लास का, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों का उपयोग के बीच उलझन में है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्षेत्रफल और आयतन में वो क्या है, डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। देखिए, क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था, ये तो एक सही बात नहीं है। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया। आप रूट मेमोराइजेशन को तो कभी फॉलो करेंगे नहीं, तो सेकंड ऑप्शन पर तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, वैसे ही गलत हो गया। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है, बिल्कुल गलत है। जबकि एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनमें तो स्पष्ट रूप से मेंसुरेशन के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो डाले गए हैं, वॉल्यूम्स के, एरियाज़ के। तो आप सिस्टम पर आप सवाल नहीं उठा सकते, कभी भी सिस्टम पर आप सवाल नहीं उठा सकते, तो ये भी गलत हो गया। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया, यानी कि आप क्षेत्रफल को भी बताएंगे, आप आयतन को भी बताएंगे भाई। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर से आप क्यूब कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल से आप क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका एरिया बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जैसे ही आप हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इन चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। आप उसकी यूनिट के बारे में बताएंगे कि इसकी यूनिट मान लीजिए मीटर स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे आप। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अलग अलग इकाइयों को दैनिक संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया है, 2018 सीटेट के पेपर में आया हुआ सवाल है। प्रश्न है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? जो गणितीय वार्तालाप है क्लास के अंदर, उसको आपको प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होगा? तो गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बात ठीक लग रही है। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने, अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। बात तो ये भी कुछ ठीक लग रही है। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना, बहस आप कभी भी आयोजित नहीं करेंगे। बहस ना करके आप उनको अंतःक्रिया करवा सकते हैं, लेकिन बहस नहीं करवाएंगे। बच्चों में गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। इन सभी से बेस्ट है, वैसे तो सारे के सारे ऑप्शंस बेस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटेट ने जो ऑप्शन माना था वो माना था फर्स्ट ऑप्शन, कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, जो कि यही ऑप्शन सीटेट ने राइट माना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, एक होता है डायग्नोज करना, डायग्नोज, और एक होता है रेमेडियल। डायग्नोज का मतलब होता है निदान करना, और इसका मतलब होता है उपचार करना, उपचारात्मक शिक्षण। कभी भी कोई समस्या है, आप उसका पता लगाएंगे। अगर समस्या का पता लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं डायग्नोज करना। पता लग गया कि समस्या क्या है, अब उसे ठीक कैसे किया जा सकता है समस्या को, उसके लिए आप देते हैं रेमेडी। उसको ठीक करने का जो प्रयास होता है, जो कार्य होता है, उसी को बोलते हैं रेमेडियल, उपचारात्मक शिक्षण। तो नैदानिक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिनाई स्तर का जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता लगाना, बच्चों की समझ में अंतर जानना। अंतर कभी नहीं जानते। माता पिता को प्रतिक्रिया देना। आप एक रोबोट की तरह कार्य थोड़ी करेंगे कि माता पिता को प्रतिक्रिया देंगे। प्रगति रिपोर्ट भरना। अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर गलती हैं। वैसे विभिन्न बच्चों की समझ अलग अलग होती है। बच्चों की समझ को अंतर जानने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जा सकता है। इन्होंने इसको सही मान लिया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सही नहीं है। वैसे निदान का मतलब ये होता है, नैदानिक का मतलब होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका पता लगाना। तो बच्चों की समझ में अंतर कर रहे हो, तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से पता ही लगा रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है।
भाई किसमें सहायक है उपचारात्मक शिक्षण, बताइए। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, कमज़ोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, कमज़ोर छात्र हैं, कमज़ोर अधिगमकर्ता हैं, उनका जो कठिनाई है उनको दूर करने का प्रयास जो किया जाता है उसी के लिए रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणित की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो देखिए, मार्गदर्शन करना, मानदर्शन की जगह पर मार्गदर्शन होगा। तो मार्गदर्शन आपको करना चाहिए, आकलन भी करना चाहिए, मापन भी करना चाहिए, लेकिन आप रटंत विद्या फलंत नाही अर्थात रटने पर बल नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रटना गणितीय प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि रटने से गणित नहीं सीखा जा सकता और नहीं गणित का उद्देश्य पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन है, जो गणित है सीखने में त्रुटियां होती हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन किसका है और क्या है? देखिए, ये कथन असत्य तो नहीं हो सकता। गणित सीखने में त्रुटियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। त्रुटियां तो होंगी तभी आप गणित सीख पाएंगे, त्रुटियां नहीं होंगी तो गणित नहीं सीख पाएंगे, ये पक्की बात है। तो असत्य तो नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन तो निपट गए, इनको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सत्य है सेकंड और फोर्थ देखिए। सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, लग तो ठीक रहा है। क्योंकि सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित करना, ये ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को प्रदर्शित करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि अब क्यों बना सकता है, कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये लगाइए। अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। बात तो गड़बड़ सी लग रही है। अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, ना जीना। यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। आकार हर वास्तुकला की एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषय संबंधित को प्रोत्साहित करें। बहुत अच्छा। शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। तो यहाँ भी हम नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सी ऑप्शन राइट आपका माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। लगाइए राइट आंसर। यूपी टेट 2018 में ये भी पूछा गया है। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में क्या है, कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे, अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, अजीब से विकल्प है भाई। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, ना जीना। कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे, यानी कि आप डायग्नोज करेंगे फिर उसके बाद रेमेडी देने का प्रयास करेंगे। नैदानिक रूप से आपका निदान करेंगे फिर उसके बाद उपचार देने का प्रयास करेंगे। तो कक्षा में जो विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनके कारणों को समझकर कि वह कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, उसके बाद उपचारी कदम उठाकर उनके कारणों का निदान करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? गणित की समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? तो गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति में अभिकल्पना करेंगे, शिक्षार्थियों को विषय शिक्षक के पास भेजेंगे, गणित के बदले कोई दूसरी विषय दे देंगे। देखिए, गणित के बदले कोई दूसरी विषय दे देंगे, आप इसका मतलब उसे हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षार्थियों को विषय शिक्षक के पास भेजेंगे। भाई आपके अंदर क्या क्षमता नहीं है? क्या आप पढ़ा के नहीं आए? क्या आप
एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नहीं आए, तो आपको खुद को जिम्मेदारी उठानी है, ना कि दूसरों के ऊपर बोझ डालना है। गणित उच्च अंक प्राप्त करने वाले बालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे। भाई ऐसा क्यों करेंगे? जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनके साथ जोड़े बना दीजिए, मतलब अपना रट्टा काट दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति का अभिकल्पना करेंगे। जब भी वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाएगी, ऑप्शनल बात की जाएगी, तब आप राइट आंसर की ओर जा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए उनके लिए अलग से अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति में अभिकल्पना करने की नीति अपनानी होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 KVS TGT 2017 में पूछा गया है। गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं? मूल्यांकन नीतियाँ: पोर्टफोलियो परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा ना जीना, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता, काफ़ी अच्छा है सहभागिता, जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल ना जीना, जांच सूची, पोर्टफोलियो परियोजना, कक्षा की सहभागिता, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सीटेट 2017 में पूछा गया सवाल। कक्षा 7 के गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण के आधार पर बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, सबसे पहला विकल्प है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना बहुत अच्छी बात होती है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, आप अवसर प्रदान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कक्ष की एक रस्ता को भंग करना, आप भंग नहीं करेंगे। वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, आप क्लासेस को लेते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकलना इंपॉर्टेंट है बाकी सभी चीज़ों से। ठीक है, तो क्लास लेते रहिएगा, समय समय पर मिलती रहेंगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।